जो आज का लोकतंत्र है इसमें तंत्र हावी हो चुका है लोगों पर। इसलिए आज का व्यक्ति जो आज का नागरिक है वो आज उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको बस एक वोटर की तरह ट्रीट किया जाता है कि आप 5 साल में वोट दे दीजिए एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। हफ्ता वसूली, एनक्रोचमेंट के मुद्दे, जल जमाव के मुद्दे, पानी का मुद्दा, गंदा पानी पीने को मिलता है, बिजली पानी के जो मुद्दे यहाँ पे जनता त्राही त्राही कर रही है। जो समाज में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए, जिस समाज में लोग अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहें, ये लड़ने के लिए उनको हमेशा एफर्ट्स करने पड़े, वो एक समतामूलक समाज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को टेंपल में घुसने देंगे, उसको नहीं घुसने देंगे। हिंदू मुसलमान करना बंद करना पड़ेगा। अपने को दलित और अदलित ये कहना कि ये ऊंचा समाज है, ये नीचा समाज है, आप ह्यूमंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट किया, लेकिन मैंने जैसे उनकी बेईमानी देखनी शुरू की मैंने बड़ी जल्दी ही उनको छोड़ दिया। आज तो जग जाहिर है, सब लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अपने मूल्यों से, सिद्धांतों से न केवल भटक चुके हैं, ये भ्रष्ट भी हो चुके हैं। सभी की सिमिलैरिटी है कि सभी चोर बन चुके हैं, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और वो लोग अब खुद चोर बन के बैठे। तो काशीराम जी के एफर्ट्स, काशीराम जी की डेडिकेशन को आप कंपेयर करेंगे मायावती से, तो दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मायावती अपने उद्देश्यों से भटक गई। जय भीम साथियों, आप सभी को जानकारी होगी आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अभी हमारे साथ भारतीय लिबरल पार्टी BLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा मौजूद हैं, जो कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जो हैं, इनके पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जो राजनीतिक पार्टियों से अलग है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद शुभम, जय भीम। आप मुझे एक बात बताइए सर, आपने मैं आपका जो पूरा पोस्टर पढ़ रहा हूँ, चुनाव का जो स्लोगन है कि आप दलित चीफ मिनिस्टर देंगे दिल्ली में पहला, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और आप लंबे समय से दिल्ली में व्यवस्था देख रहे हैं, तो दलित सीएम का जो विचार है वो क्यों आया आपके माइंड में? पहली बार ये पॉसिबल होगा इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में कि दिल्ली की जनता सोशल जस्टिस के अंतर्गत एक दलित मुख्यमंत्री चुनने का उसको मौका मिलेगा। और मुझे पूरी आशा है कि ये सपना दिल्ली की जनता के माध्यम से हम सब लोग इसको पूरा कर पाएंगे। मैं पिछले 22 सालों से अमेरिका में एज ए न्यू बॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। वहाँ पे मेरा पेशा है मेडिकल डॉक्टर का एंड न्यू बॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर हूँ। तो वहाँ पे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई मैंने वहाँ देखी, अपने देश में देखी, तो मेरा जो पिछला कुछ सालों का, कुछ दशकों का जो एक एक्सपीरियंस है, उसमें हमने उसको सबको ध्यान में रखते हुए हमने सोशल जस्टिस के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया है एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी। तो इसलिए हमने ये अनाउंस किया कुछ महीने पहले कि दिल्ली में हम एक दलित मुख्यमंत्री काबिज करवाएंगे भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से। और न केवल ये, भागीदारी के माध्यम से दिल्ली में 2 डिप्टी CM बनाए जाएंगे। एक डिप्टी CM मुस्लिम पसमानदा वर्ग से होंगे एवं एक उप मुख्यमंत्री या डिप्टी CM OBC वर्ग से होंगे। उसके साथ साथ हमने ये भी अनाउंस किया है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़ी समग्रता से लड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि दिल्ली में जो आप अव्यवस्था, बदहाली पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, उसके पीछे करप्शन उसका रूट कॉज है, करप्शन उसकी जड़ों में है। इसलिए एंटी करप्शन कमीशन की हमने अनाउंसमेंट की है। ACC एंटी करप्शन कमीशन हमारी पहली अनाउंसमेंट होगी और इसके बाद उसके माध्यम से दिल्ली के विकास को हम गति देंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार पे हम बड़ी शीघ्रता से एवं पूरी तन्मयता से, पूरे एक दृढ़ता के साथ उस पर लगाम लगाएंगे। दिल्ली में जो आप सब देखते हैं इस वक्त, हफ्ता वसूली, एनक्रोचमेंट के मुद्दे, जल जमाव के मुद्दे, पानी का मुद्दा, गंदा पानी पीने को मिलता है, बिजली पानी के जो मुद्दे यहाँ पे जनता त्राही त्राही कर रही है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के मुद्दे, एजुकेशन के मुद्दे एवं अस्पतालों में जो भीड़ भड़क्का एंड सर्विसेज न मिलना, मोहल्ला क्लिनिक ठप हुए पड़े हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसकी बुनियाद में है। हर राजनीतिक पार्टी का कुछ ना कुछ कारण होता है, और हर राजनीतिक पार्टी जब जन्म लेती है उसके भी पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है। BLP की कहानी क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? BLP जैसे नाम से विदित है, भारतीय लिबरल पार्टी। अपने संविधान को देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर और वैसे विद्वानों ने हमें दिया, उन्होंने यही तो कहा था ना कि फ्रीडम, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इसलिए लिबरल पार्टी की जो ईथोस हैं, जो वैल्यू सिस्टम है,
वो वास्तव में अपने संविधान के साथ मिलता है। सिटीजन्स के लिए, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, और भारतीय लिबरल पार्टी का बैकग्राउंड भी यहीं से शुरू होता है। जो समाज में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए, जिस समाज में लोग अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहें, ये लड़ने के लिए उनको हमेशा एफर्ट्स करने पड़े, वो एक समतामूलक समाज नहीं है। समतामूलक समाज वो होता है, शुभम जी आप मानेंगे, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे जस्टिस है, जहाँ पे लोग कहें कि हाँ मैं भी उतना ही एक अपने देश का निवासी हूँ, वो भी उतना ही एक देश का निवासी हूँ, हम सब लोग बराबर हैं। और उनके लिए संविधान, उनके लिए सिस्टम, उनके लिए गवर्नेंस, उनके लिए सब कुछ इक्वल होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को टेंपल में घुसने देंगे, उसको नहीं घुसने देंगे। हिंदू मुसलमान करना बंद करना पड़ेगा अपने को दलित और अदलित ये कहना कि ये ऊंचा समाज है, ये नीचा समाज है। आप ह्यूमंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? आप ये बताइए कि एक व्यक्ति या एक समाज अपने आप को कहता है हम उच्च समाज के हैं, ये तो बड़ी भ्रामक स्थिति पैदा कर दी उसने अपने लिए। अपने भी तमगा पहना दिया कि मैं तो उच्च समाज से हूँ और सामने वाला दलित समाज से। तो जब तक हम जाति प्रथा से सच्चाई से नहीं लड़ेंगे, ईमानदारी से नहीं लड़ेंगे, जब तक हम वास्तव में जाति प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, सच्ची कोशिश, तब तक हम इसी लड़ाई में जूझते रहेंगे इस लड़ाई से। एवं जिस प्रकार के देश का आज से 20 साल 40 साल बाद 60-70 साल बाद अपना देश कैसा होना चाहिए, यदि उसको बिल्डअप करना है तो आपको इन विषम परिस्थितियों को, इन असमानताओं को, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। सामाजिक एफर्ट्स भी चाहिए, लेकिन आपको पॉलिटिकल माध्यम से भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो मास्टर कांशीराम ने लड़ी, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ी, उस वक्त देखिए, अभी तो फिर भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें ईजी हैं कहना, अपनी बात को आगे फैलाना, परस्पर करना, प्रोपागेट करना ईजी है। जब उस वक्त जो असमानताएं होती होंगी 1940-50 में, और फिर देश आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहा था, उस वक्त जो बाबा साहब अम्बेडकर वो ऐसे विचारकों ने, विद्वानों ने लड़ाई लड़ी होंगी, तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने ये सब किया होगा। आप यूएस में थे, कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का, कुछ लड़कों का सपना होता है कि यूएस जाके सेटल हो जाए। आप तो अच्छा खासा सेटल हुआ, जीवन अपने छोड़कर राजनीति में आ गए। देखिए, मेरा पैशन हमेशा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे है। मैं पॉलिटिक्स एज सच के लिए नहीं बना। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स शब्द है संस्कृत में राजनीति, यानी कि राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, ये इतना समुचित एक शब्द है, इतना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है कि जिसमें सब कुछ समाहित है। यानी कि राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। पॉलिसी मीन्स पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा माध्यम है देश में सिस्टम सुधारने का। तो इसमें सुधारों की आवश्यकता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गए, डेमोक्रेसी के रिफॉर्म्स हो गए, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स। तो इन सुधारों के बिना हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी लोकतंत्र को। अदरवाइज जो आज का लोकतंत्र है, इसमें तंत्र हावी हो चुका है लोगों पर। इसलिए आज का व्यक्ति, जो आज का नागरिक है, वो आज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसको बस एक वोटर की तरह ट्रीट किया जाता है कि आप 5 साल में वोट दे दीजिए एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो मुझे हमेशा इसमें एक इन्वॉल्वमेंट रहने की एक चेष्टा थी मेरी। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो मैं उस वक्त यूएसए में था, शिकागो में। तो मुझे भी लगा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का एक बहुत अच्छा मौका है। जन लोकपाल बिल आएगा, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को हम काबू कर पाएंगे, लगाम लगा पाएंगे। वो सब नहीं हुआ। मैंने आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट किया, लेकिन मैंने जैसे ही उनकी बेईमानी देखनी शुरू की, मैंने बड़ी जल्दी ही उनको छोड़ दिया। आज तो जग जाहिर है, सब लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अपने मूल्यों से, सिद्धांतों से न केवल भटक चुके हैं, ये भ्रष्ट भी हो चुके हैं। आपने आम आदमी पार्टी को काफ़ी लंबे टाइम तक सपोर्ट किया। आज दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, तमाम ऐसे नेता हैं, चाहे आतिश जी की बात करूँ, सत्येंद्र जैन की बात करूँ, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करूँ, अरविंद केजरीवाल की बात करूँ, सब में कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है आपको? सभी की सिमिलरिटी है कि सभी चोर बन चुके हैं, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और वो लोग अब खुद चोर बन के बैठे हैं। हाँ, देखिए, जहाँ झुकी जहाँ मकान। और अब देखिए बस्तियों की हालत इतनी गंदी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वहाँ कूड़ा करकट, पूरी दिल्ली में देख लीजिए। सिटीजन्स के रूप में हम लोग टैक्स देते हैं, एमसीडी को टोल टैक्स इकट्ठा होता है पर डे, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार का डेन, करप्शन का अड्डा बन चुके हैं। इनको इस ढंग से कहा जाएगा, लोग जो गरीब थे हकीर हो गए। मंजर भोपाली का ये शब्द है, लोग जो गरीब थे हकीर हो गए।
आप तो गरीब से अमीर हो गए, शीश महल में चले गए ना, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हजूर बेज़मीर हो गए। ये इन नेताओं पे साबित होता है, यानी कि हजूर बेज़मीर हो गए, खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, दिल्ली की तबाही का हिसाब दीजिए। ये इनकी सिचुएशन है। ये पंक्तियाँ जो कि 1990 के समय लिखी गई थी, आज की पॉलिटिकल क्लास पे, खासकर आम आदमी पार्टी पे बिल्कुल उसी ढंग से चरितार्थ होती हैं जिस प्रकार से ही कविताओं का मर्मांश था। कि आज के समय की स्थिति को देखते हुए, चाहे मैं मोदी सरकार की बात करूं, वो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये लोग बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। अभी जो जल बोर्ड के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना है कि फ्री के कारण 75,000 करोड़ के लॉस में चल रहा है जल बोर्ड, उनकी सैलरी नहीं जा रही है। तो फ्री वाला जो लॉलीपॉप आप लोगों को दे रहे हैं लोग, उसका जो भरपाई है वो कहाँ से होगी फिर सारी? जल बोर्ड पे आपने बात कही, दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी पिछले कई सालों की ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं करवाई, जबकि उनको ये ऑब्लिगेटेड होता है, उन पे ये मान्य होता है कि वो CAG से, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से अपने जो उनके जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करवाएं। ये है। दूसरा, दिल्ली जल बोर्ड का बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। बेसिकली ये गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट इस वक्त भ्रष्टाचार का अड्डा बनी पड़ी है। शराब घोटाला और अन्य कई घोटाले जो कि अभी आए भी नहीं हैं, वो निकल के आने चाहिए। तो भारतीय लिबरल पार्टी दिल्ली केंद्रित पार्टी है। हम दिल्ली के मतदाताओं के मैंडेट को स्वीकार करके दिल्ली के विकास उनके साथ कंधों से कंधा मिला के करेंगे। और यकीन मानिए, मैं अमेरिका से इसलिए नहीं लौटा कि मुझे बस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना है। हम लोग एक जिद के साथ आए हैं कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, दिल्ली में विकास की राजनीति करके दिखाएंगे और लोगों को पुनः अच्छी स्वच्छ हवा देंगे, एजुकेशनल एवेन्यूज़ देंगे, अस्पतालों की हालत सुधारेंगे, एवं जो भी आपको कूड़ा करकट दिल्ली में मिलता है, कूड़ा करकट, गंदगी, जल जमाव, उन सब पे बड़ी शिद्दत से काम करके विकास की राजनीति करेंगे। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो कहानी है, या जितनी भी तमाम कहानी है कि जब आपको अपने फ़ायदे के लिए कुछ राजनीति करनी है तो आप LG साहब का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब आपको नुकसान हो जाता है तो आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो आप LG साहब को आगे कर देते हैं। दिल्ली में बीजेपी एवं आम आदमी पार्टी दोनों ही दोषी हैं। ये ध्यान दीजिए, दोनों दोषी हैं। दिल्ली की जनता को दोनों ने लर्च में छोड़ दिया, केंद्र ने भी और दिल्ली सरकार ने भी। दिल्ली सरकार ने लर्च में छोड़ा नहीं, ये तो अपने भ्रष्टाचार में इतने मशगूल हो गए कि इनको दिल्ली के हितों से कोई मतलब ही नहीं है। दोनों को ब्लेम किया जाना चाहिए, ब्लेम हम देते भी थे। बस मार्शल्स की समस्या तो इन्होंने क्रिएट की थी। एक साल इन्होंने क्या किया, अब पैर पकड़ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के काम करवाने के लिए। अब तमाशा कर रहे हैं। तमाशा इसलिए कि इनको कुछ काम करना ही नहीं था। पूरा एक साल आपके पास था, आप उनको होम गार्ड्स के रूप में लगा सकते थे, LG के साथ मिलकर आप डिसीजंस ले सकते थे, आपको किसने मना किया था? तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल और उसकी जो ड्रामाबाज आतिशी हैं, उनका एक ही ध्येय है कि ड्रामाबाजी करना, लोगों की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या 100 चूहे खा कर बिल्ली हज को जाए, वो सिचुएशन है। 2025 में आपकी मुहिम क्या क्या है, वादे क्या क्या हैं आपके? मुहिम बड़ी स्पष्ट है। जैसा मैंने कहा कि आइडियोलॉजिकली हम सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए आए हैं, एवं उसके अलावा भ्रष्टाचार पे काबू करना। हमने लोगों को ये बताया है कि हम मोटे मोटे 11 इरादों के साथ उतरे हैं। वैसे तो मैनिफेस्टो बनेगा, बट मोटा मोटा ये कि आप देखिए, आम आदमी की आज आवश्यकता क्या है, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। जब आपको बीमार होने की अवस्था में अस्पताल जाना पड़े, क्लिनिक्स जाना पड़े, तो आपको सुविधाएं मिल जाएं, सड़कें ठीक हों आपके लिए, वायु प्रदूषण न हो। यमुना को हम अच्छा बना के उसको ऐसा पर्यटन स्थल बनाएंगे ताकि वहाँ से रेवेन्यू देश को भी मिले। इनका वादा भी था इनका। यमुना का तो इनका छोड़िए शुभम जी, बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं खुद इस इशू को लेकर बड़ा पैशनेट हूँ। हमारी वेब सीरीज़ है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, उसमें कैलाश खेर ने ये सॉन्ग भी गाया कि झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू, झूठ बोल के छली गई तू, मली गई तू, दली गई तू, मली गई दली गई तू, झूठ का जिसने पीटा ढोल, झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल वे दिल्ली बोल। तो ये कैलाश खेर का सॉन्ग है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सुनिए आप सब लोग। तो दिल्ली की हालत वो है। तो हम लोग कमिटेड हैं कि दिल्ली में विकास का काम करने के लिए इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। यमुना के लिए आप सफाई पे जुटेंगे, जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे ईमानदारी के साथ, तो जॉब्स क्रिएट होंगी, युवाओं को, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो कुल मिला के
हमारा मोटिव है जॉब्स जॉब्स जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, एंड जो सामान्य व्यक्ति को जो चाहिए चीज़ें उसके लिए हम उसको मुहैया करवाएंगे। अब बात उठती है इनके एजुकेशन मॉडल की। एजुकेशन मॉडल का जो बैलून है वो दिल्ली में ध्वस्त हो चुका है। आप खुद जाके देखिए सरकारी अस्पतालों में क्या है। इनके सभी एमएलए भ्रष्ट हैं, कई एमएलए तो निलंबित हो चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर का केस देख लीजिए, मुख्यमंत्री स्वयं जेल काट के आ चुके हैं, सिर्फ बेल पे हैं इस वक्त। आतिशी ड्रामा करती हैं, प्रकाश जावड़ेकर जेल में जाने वाले हैं, 3 एमएलए छोड़ के जा चुके हैं। जहाँ जाइए गंदगी अव्यवस्था देख के आपको समझ आ जाएगा। बुराड़ी देख लीजिए, संजीव झा, बुराड़ी में सड़कें खुद ही पड़ी हैं 1.5 2 सालों से, गड्ढे बड़े बड़े। तो क्या किया इन्होंने बताइए। शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान SC/ST के तहत दिल्ली की 17% बजट 17 दलित वेलफेयर पे यूज़ किया जाना चाहिए था, वो कहाँ यूज़ किया। आप पिछले 10 सालों का बजट देखें तो 62,000 करोड़ वो राशि बनती है। हम सेंटर से कहेंगे सत्ता में आने के बाद कि जो 62,000 करोड़ जो खर्च नहीं किया गया वो एज ए स्पेशल पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे, क्योंकि हम तो सेंटर के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। हमें किसी से पंगा नहीं लेना, हम तो मिल के काम करेंगे क्योंकि जनता ने हमें चुना है। आपने दलितों की बात की, तो गुजरात में विधानसभा चुनाव तो कुछ समय पहले की बात है, तो वहाँ एक लड़के ने कहा कि आप मुझे खाना खिला सकते हैं अपने साथ में। तो अरविंद केजरीवाल को घर बुलाया, बकायदा उनके पूरे परिवार को उनको खाना खिलाया बिठाकर। तो ये एक तरीके से कुछ लोग ये भी कहते हैं जो मीडिया में काम करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं मीडिया को बखूबी तरीके से मैनेज करना जानते हैं। ये मैनेज नहीं है शुभम जी, ये है स्टंट होते हैं, स्टंट दिखते हैं, एक बार तो थोड़ी सी हवा उठ जाती है। लेकिन यदि मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा जिस पे रेफ्यूट नहीं कर पाएंगे आप मेरे पॉइंट को। 2017 में जब पंजाब में इलेक्शन हुए, ये ध्यान दीजिएगा, 2017 में पंजाब असेंबली के इलेक्शन हुए, आम आदमी ने पहली बार चुनाव लड़ा। तो चुनावों से थोड़े दिन पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया, शगुफा छेड़ा कि हम पंजाब में डिप्टी सीएम दलित को बनाएंगे। पहली बात तो ये उठती है कि दलित डिप्टी सीएम ही क्यों, आप पंजाब को पहले दलित सीएम देने की बात करते। एनीवे सत्ता में नहीं आए वो। अब 2022 में पंजाब में इनको कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मिली, जीत मिली, तो इन्होंने दलित डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? क्यों? यदि आप सच्चे होते तो आप बना देते उस वक्त। इन्होंने उस पर बात तक नहीं की। और दलित जो वेलफेयर मिनिस्टर, जो 3 दलित वेलफेयर मिनिस्टर रहे हैं, उनका आश्रय आप देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार के स्टंटबाजी से, इस प्रकार के शगुफों से सरकारें नहीं चलती। मंशा आपकी अंततः दिख ही जाती है। अरविंद केजरीवाल की मंशा उस प्रकार से दिख चुकी है। अन्ना आंदोलन जो था उसमें तमाम लोग थे आपके जैसे कुमार विश्वास हो। अब स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल को साइड कर दिया गया है। कहानी पता है उसको साइड करने की आपको? स्वाति मालीवाल, पहली बात तो ये है कि क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन का अभिन्न हिस्सा रहा हूँ, स्वाति मालीवाल को पर्सनली भी जानता हूँ, समझता हूँ। 2006 से वो अरविंद के साथ उनकी NGO में काम करते थे, यानी कि उतनी पुरानी उनके साथ एक प्रकार से कोलीग रही हैं, उनकी टीम की सदस्य रही हैं। उसके बाद भी उनको राज्यसभा में भेज के फिर जब ये बेल से वापस आए, इंटरिम बेल पे जब आए चुनावों से जस्ट पहले, लोकसभा चुनावों से 3 हफ्ते के लिए, तो उन्होंने स्वाति मालीवाल को CM रेजिडेंस पे बुलाया अरविंद ने, और उनको कहा कि ये सीट आप वैकेट कीजिए राज्यसभा की, क्योंकि मुझे ये सीट अभिषेक मनु सिंघवी को दे दी है, वकील, जिस पे करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं टैक्स पेयर्स के मनी पे, उनको अपनी पॉकेट से नहीं गए। उसको क्योंकि राज्यसभा भेजना है, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था कि तू मुझे बेल दिलवा, मैं तुझे राज्यसभा में भेजूंगा। अब स्वाति मालीवाल उनको एक प्रकार से सॉफ्ट टारगेट लगी कि इनको बोल देंगे ये तो छोड़ देगी। क्यों छोड़े भाई, कोई आपने उनको वो थोड़ी दिया है। तो जब उनसे मांगा गया तो नेचुरली वहाँ पे वायलेंस। और विभव कुमार तो उनके चंटू हैं अरविंद केजरीवाल के, सभी उनके जो काम हैं बिलो अंडर द बेल्ट, जो काम धंधे, गोरख धंधे, उनके राजदान है विभव कुमार। अब तो सबको पता चल गया कि विभव कुमार कौन है, क्योंकि जेल काट के आए हुए हैं। लेकिन तभी कुमार विश्वास ने बताया कि कैसे जो भी सारे उनके गोरख धंधे थे अरविंद केजरीवाल, वो विभव कुमार के माध्यम से करवाते थे। तो कोई आश्चर्य नहीं कि एक महिला को आप CM रेजिडेंस पे बुलाते हैं, उनको धमकाते हैं कि आप ये सीट छोड़िए, नहीं तो, और उन्होंने थोड़ा बहुत रजिस्ट किया तो उन पर वायलेंस, उन पर आपने हमला कर दिया। बताइए। दलितों की स्थिति जो है देश में आप तमाम खबरें देखते होंगे, कभी मूछ रखने पर पीट दिया जाता है, कभी घोड़ी पर बैठने पर पीट दिया जाता है। ये जो व्यवस्था है
कि आपको लगता है कि व्यवस्था दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अब लोग जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो लोग पढ़ने लगे हैं, अब उनके माइंडसेट में भी कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव है आज के समय में? जो आपने एग्जांपल्स दिए कि उस गली से यदि राजपूतों की गली से या क्षत्रियों की गली से या उच्च समाज, सो कॉल्ड उच्च समाज की गली से निकल गए, या मूँछों पे अगर आपने हल्का सा ताव दे दिया तो आपको पीट दिया जाता है, या कुछ घटनाएं जो यूपी में घटी कि किसी ने गुस्से में आके बदले की भावना से या उसको दिखाने के लिए कि मैं तुझे तेरी हैसियत दिखाऊंगा, उस पर पेशाब किया गया। ये न केवल अमानवीय हैं, ये शो करता है कि एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी अभी भी हमें कितना बड़ा फासला तय करना है। जो आप बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई देखते हैं या उनकी आइडियोलॉजी देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि सिस्टम वैसे के वैसे बना रहे, वर्ण व्यवस्था से लड़ना नहीं चाहते। वो दलित वो बना देंगे अपने कि दलित विंग बना दिए अपने, या एक वो ऐसी मुस्लिम विंग बना दी आपने। मुस्लिम विंग बनाने से, दलित विंग बनाने से, महिला विंग बनाने से थोड़ी समानता आ जाएगी। तो आपको जाति प्रथा से सचमुच लड़ना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स के माध्यम से हम जाति पे बैन लगाएं, यानी कि जाति आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और जो नेता जाति जनगणना की बात करें, उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? आज की परिस्थिति में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर किसी को देना है हक तो जाति आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सच्ची लड़ाई लड़नी है समग्र समाज बनाने के लिए, समान समाज बनाने के लिए, तो आपको जाति को फेस करना पड़ेगा और उस पर बैन लगाना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स के माध्यम से बैन लगेगा। समाज के माध्यम से आप सामाजिक एफर्ट्स के माध्यम से सुधार ला सकते हैं, लेकिन बैन पॉलिटिक्स के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से जाति प्रथा पे बैन लगाइए और फिर आप देखिए अगले 20, 30, 40 सालों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। जाति हैज़ टू बी बैनिस्ड। इस पे आपको जैसे अस्पृश्य जो अनटचेबिलिटी थी उस पे 1957 पे बैन लगाया गया। बैन मीन्स बैन, मतलब यदि इस पे किसी ने कुछ किया तो तगड़ी उसको सजा मिलेगी। बीएसपी जो है, एक कहा जाता है यूपी में कि बहुजनों की जो सबसे बड़ी नेता है वो बहन कुमारी मायावती हैं। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में से यूपी की 1 लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। वॉक द टॉक, जो आप कहते हैं वो चल के दिखाइए। कांशीराम जी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में के माध्यम से जो बदलाव करने की कोशिश की और मायावती जो उनकी उत्तराधिकारी बनी, तो कांशीराम जी के एफर्ट्स, कांशीराम जी की डेडिकेशन को आप कंपेयर करेंगे मायावती से, तो दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मायावती अपने उद्देश्यों से भटक गई। जब करप्शन दिल में आ जाए, करप्शन आपके व्यवहार में और आपके कंडक्ट में आ जाए, ऐसी क्या सिचुएशन बन पड़ी, मेरा प्रश्न है, ऐसी क्या सिचुएशन बन पड़ी कि दलितों के मसीहा बहन जी की पर्सनल एसेट्स इतनी बढ़ गई कि वन ऑफ द जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स थे उनकी गिनती में आने लग गई। उनके पर्सनल एसेट्स या पर्सनल वेल्थ की टैक्सेस करोड़ों में बनते थे। क्यों? ठीक है, आजीविका के लिए, आपको जीवन यापन के लिए चीज़ें चाहिए, फिजिकल नीड्स हैं आपकी, आपको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बट आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर दें डिसप्रोपोर्शनेट टू योर इनकम। तो जब आप इस दृष्टि से सोचेंगे तो उसमें यह हुआ कि मायावती जी ने उद्देश्यों के लिए सिर्फ प्रीचिंग की, कथनी थी उनकी, करनी नहीं थी उनकी। अभी जैसे यूपी की बात करें, देश में भी बात करूँ, बहुजन समाज में 2 गुट हो गए हैं। एक एएसपी वाले हैं और एक बीएसपी वाले हैं। विचारधारा सबकी मतलब बराबर ही है, विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति करने का तरीका है वो थोड़ा बहन जी से अलग है। अब चंद्रशेखर का नाम बखूबी आपने सुना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? वो किस तरह की राजनीति करते हैं और आप क्या उनको पसंद करते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद अभी लोकसभा में गए 2024 में, उनके लिए उनको बधाई। काफ़ी मुद्दे उनको मैंने उठाते देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि दलित समाज के मुद्दों को सिर्फ शोर मचा के नहीं कर सकते, क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आप सांसद बन जाते हैं तो सांसद बनते ही आपको पॉलिसी पर ध्यान देना होगा। सिर्फ शोर मचा दें आप तो उससे काम नहीं चला पड़ेगा। एज ए सांसद आपकी जिम्मेदारी है कि आप पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें। दूसरी बात यह है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में सभी की स्टेक होल्डिंग है। ये सिर्फ ये नहीं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई एक दलित ही लड़ सकता है। दलित समाज की लड़ाई सभी को लड़नी चाहिए।
अन्याय की लड़ाई एज ए डॉक्टर जब मैं देखता हूँ क्लिनिक में, इमरजेंसी में जब पेशेंट्स आते हैं, तो आपका एज ए डॉक्टर आपका कर्तव्य बनता है कि जो सबसे ज़्यादा मरीज़ गंभीर स्थिति में है उसका इलाज किया जाए। उसी प्रकार से जो व्यक्ति हाशिए पे खड़ा है, जो समाज को वंचित शोषित किया गया या रखा गया, उसके लिए लड़ाई लड़ना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए ये लड़ाई सभी के लिए है, सभी को इसमें ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आज़ाद जी के लिए, लेकिन इस लड़ाई को सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल है, अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बहुजन समाज के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोग मिल के लड़ें। दलित वर्ग भी इसमें उतना ही समग्रता से, तल्लीनता से शामिल हो, ताकि इस एजेंडा को, विज़न को परसू कर सकें। सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि दलित समाज को छोटी मोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। वो इस चीज़ में मत फंसें, जो उनको लगता है उनके हित में काम करता है उसके साथ खड़े हों, न कि आपस में लड़ाई लड़ें। जैसे क्रीमी लेयर का मामला उठा था, क्रीमी लेयर पे मैंने दोनों पक्ष देखे, दलित समाज में अलग अलग डाइवर्जेंट व्यूज़ देखे, लेकिन एज ए समाज, एज ए सोसाइटी आपको इकट्ठे रहना चाहिए। हम सब लोगों को इकट्ठे रहना पड़ेगा, ताकि हमारे को फूट डाल के राज करोगी जो नीतियाँ है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कईयों की, वो उसमें सफल न हों।